हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे कंटेंट आपको ऑलरेडी करवा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब हमारे चैनल पे आपको बेटा सीटेट साइंस पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। 6 क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिए हैं, 7 ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आज हम बेटा कर रहे हैं 8 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। सभी क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो लास्ट आपके 5 इयर्स टू 7 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होंगे हम उन्हें सॉल्व करके चलेंगे, क्योंकि बेटा सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। यदि आप लास्ट टाइम पे ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करके जाइए। आपके चांसेस जो हैं एग्जाम क्लियर करने के बढ़ जाएंगे। और यदि आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो पहले प्लेलिस्ट में से जाके कंटेंट के वीडियोस देखिए। उसके साथ मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं हर एक क्वेश्चन आपकी हर एक वीडियो के एंड में, जिससे आपके जो कंसेप्ट हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। ओके, सो चॉइस इज योर्स। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हैं बस, और चाहे तो कंटेंट के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए। फर्क इतना रहेगा, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो आपकी सिर्फ जो एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, स्कोर अच्छा होगा उसकी गारंटी नहीं होती। क्योंकि बेटा आपका एग्जाम बहुत अब अच्छे लेवल का आने लगा है। और आपने देखा भी होगा रिजल्ट कि बहुत कम बच्चों का रिजल्ट निकलता है, बहुत कम बच्चे एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। उसका कारण यही होता है कि बच्चे क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आपका बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के चले जाते हैं, कंटेंट बिल्कुल ध्यान नहीं देते। बेटा कंटेंट नहीं समझेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होने का। कंटेंट की समझ होनी जरूरी है, चाहे आप उसे थोड़ा सा समझें, बट समझिए, क्योंकि बिना कंटेंट के नहीं हो पाएगा। हालांकि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ भी समझाऊंगी बहुत सारे टॉपिक साथ के साथ, सो दैट जो बच्चे नहीं, जिनके पास नहीं है टाइम कंटेंट करने का, कि उनकी तैयारी हो सके। बट स्टिल मैं यही कहूंगी, अगर आपके पास टाइम है तो बेटा कंटेंट की वीडियोस को जरूर देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस को देखिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करके चले जाएंगे तो एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो बेटा आज का पहला क्वेश्चन है, टू वायर्स फॉर्मिंग द ओपन एंड्स ऑफ अ सर्किट। दो वायर्स हैं बेटा जिन्होंने क्या बनाया है, सर्किट का एक ओपन एंड्स है जिसमें हमारा क्या है, बल्ब है, एन इलेक्ट्रिक सेल है, डिप इन द फॉलोइंग लिक्विड्स। लिक्विड्स के अंदर डिप किया गया एक एक करके, और ऐसा देखा गया बेटा कि जो बल्ब है सर्किट के अंदर वो ग्लो करता है या नहीं करता। तो हमें बताना है कि ये कहते हैं बेटे लिक्विड ए जो था उसके अंदर हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करा, जो लिक्विड बी था उसके अंदर हमारा बल्ब ग्लो नहीं करा, लिक्विड सी के अंदर हमारा बल्ब ग्लो नहीं करा, लिक्विड डी के अंदर हमारा बल्ब ग्लो नहीं करा। तो हमें बताना है कि हमारे ए बी सी डी क्या चीज होंगे। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो बल्ब होता है वो किसी भी लिक्विड में तब ग्लो करेगा जब वो जो लिक्विड है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यहाँ तक समझ में गया? अगर कोई लिक्विड हमारा बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तभी उसके अंदर बल्ब ग्लो करेगा। ठीक, अगर नहीं करता तो बेटा उसके अंदर वायर आप कितने भी डुबो लीजिए उसके अंदर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। पहली चीज। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखनी है बेटा, हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, हमेशा याद रखिएगा ये कभी भी चेंज नहीं होगी। जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। कैसा होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। यानी कि डिस्टिल्ड वाटर से कभी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, लेकिन अगर सॉल्ट वाटर होगा तो उससे होती है। ठीक है, डिस्टिल वाटर बिल्कुल एकदम प्योर वाटर होता है बेटा जिससे इलेक्ट्रिसिटी कभी पास नहीं होती। और अगर सॉल्ट वाटर होगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर के अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज होती हैं, इसलिए उससे इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पास होती है। कोई शुगर सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर भी बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, क्योंकि जो शुगर है वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, आयंस के अंदर नहीं टूटता, इसलिए शुगर सॉल्यूशन से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो इन दोनों चीजों को, तीनों चीजों को आपको हमेशा याद रखना है। अब देखते हैं बेटा इन्होंने कहा है
बी और सी के अंदर आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, तो सीधी सी बात है कि बी और सी ऐसे सॉल्यूशंस हैं हमारे जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो देखते हैं बी और सी में क्या दिया गया है। शुगर सॉल्यूशन, डिस्टिल वाटर। तो ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन वन। डिस्टिल वाटर वो सॉल्ट वाटर, बेटा हमने कहा था सॉल्ट वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर टू हमारा नहीं हो सकता। सॉल्ट वाटर, कॉपर सल्फेट, बेटा दोनों में ही क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो ये भी नहीं हो सकता। कॉपर सल्फेट शुगर शुगर सॉल्यूशन, तो बेटा कॉपर सल्फेट जो होता है आप सभी को पता है CuSO4, तो बेटा इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो बेटा हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन होगा। ए हमारा क्या रहा होगा, कॉपर सल्फेट। बी हमारा शुगर सॉल्यूशन रहा होगा। सी हमारा डिस्टिल्ड वाटर रहा होगा। और जो फोर्थ है वो हमारा क्या रहा होगा, सॉल्ट वाटर रहा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि हमारा बल्ब कब ग्लो करता है, जब हमारा जो सॉल्यूशन है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और इलेक्ट्रिसिटी कब पास होती है, जब उसका सॉल्यूशन के जो आयंस हैं वो डिसोसिएट होते हैं, यानी कि उसके जो आयंस हैं वो टूट सकते हैं। डिस्टिल वाटर और शुगर सॉल्यूशन के आयंस डिसोसिएट नहीं होते, और सॉल्ट वाटर के और कॉपर सल्फेट के आयंस डिसोसिएट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। जब हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस तरह का चेंज होता है। तो बेटा एक चीज समझिएगा कि देखिए, एक चीज तो आप सभी को पता है, आप कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते, ये तो प्रैक्टिकल है, आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। कर्ड से आप मिल्क नहीं बना सकते। तो पहली चीज तो इतना तो पक्का है, ये कैसा है, इरिवर्सिबल चेंज है। कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज कौन सा चेंज होता है, एक ऐसा चेंज जिसको हम वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते। ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। तो बेटा आप सभी को पता है, मिल्क एक अपने आप में एक प्रोडक्ट है और कर्ड अपने आप में एक प्रोडक्ट है। यानी कि जब मिल्क से कर्ड बनता है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा वो सारी की सारी चेंज हो जाती हैं। इसी वजह से आपका मिल्क से कर्ड का जो कन्वर्जन होता है वो केमिकल चेंज के अंदर आता है और इरिवर्सिबल चेंज के अंदर आता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। W is a chemical substance used in antacid as well as cleaning and baking product। Y एक हमारा ऐसा सब्सटेंस है बेटा जो कि आपका एंड एसिड्स के साथ यूज होता है, एंड एसिड्स में यूज होता है, क्लीनिंग में यूज होता है और प्रोडक्ट्स को बेक करने में यूज होता है। इसका जो केमिकल नेचर है वो कैसा होता है, एक्स होता है। और अगर टर्मरिक सॉल्यूशन को ऐड करा जाए यहाँ पे एक्स के अंदर, तो वो वाई में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉमन नेम क्या होगा वाई का, तो हमारे को ये सब चीजें बेटा बतानी है। तो अगर आपको बेटा ये पता होगा कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम बेकिंग प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, क्लीनिंग में यूज करते हैं, एंटासिड्स में यूज करते हैं, तो बाकी के तो आंसर क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दे देंगे। तो बेटा वो सब्सटेंस जिसको हम एंटासिड्स की तरह यूज करते हैं वो सब्सटेंस होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। अब देखिए समझने वाली चीज यहाँ पे बेटा लॉजिकल चीज क्या है, एंड एसिड्स, ये क्या है, एंड एसिड्स। एंड एसिड्स का नाम क्या है, जिस केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है एंटासिड्स के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। इसका जो केमिकल नेचर कैसा रहा होगा एंटासिड्स का, क्योंकि बेटा ये एसिड्स है, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेटा इसका जो नेचर होगा वो कैसा रहा होगा, बेसिक। कैसा रहा होगा, बेसिक नेचर रहा होगा। अब आपको बेटा पता होना चाहिए, जब हम किसी भी सॉल्यूशन, टर्मरिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम बेस ऐड करते हैं, सॉरी बेड बेस के अंदर टर्मरिक सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो बेटा वो कौन सा कलर देता है, वो रेड कलर देता है। एसिड के अंदर टर्मरिक सॉल्यूशन जो होता है, एसिड के अंदर येलो ही रहता है और बेस के साथ वो रेड बन जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बेटा, जैसे कपड़ों पे हल्दी के दाग होते हैं, यदि उसके ऊपर साबुन लगा दी जाए तो वो रेड कलर की हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो सोप होती है वो हमारी कैसी होती है, बेस होती है। ठीक है।
जो कॉमन नेम होता है बेटा इसका सब्सटेंस का वो क्या होता है, बेकिंग सोडा। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का आपका नाम क्या है, बेकिंग सोडा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरसेस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बेटा हमें वायरसेस के बारे में सही स्टेटमेंट बतानी है। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है बेटा कि जो हमारे वायरस होते हैं उनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। पहली बात ये समझे, देखिए जो वायरस होता है बेटा उसकी कोई अपनी बॉडी नहीं होती, अपनी बॉडी उसकी नहीं होती। ये क्या करता है, होस्ट, किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाता है और उसकी बॉडी में जाकर रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे हमारे बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, उनका क्या होता है, अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उनकी अपनी बॉडी होती है। बट अगर मैं वायरस की बात करूं तो वायरस की अपनी बॉडी नहीं होती, उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए एक होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बात तो सही है। दे कंटेन डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है, ओके, ये बात बिल्कुल सही है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेटा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, पहली चीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। ठीक है, तो ये गलत है। दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, नहीं, खुद से रिप्रोड्यूस नहीं करते, इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए होस्ट बॉडी की जरूरत पड़ती है। तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ये कहते हैं सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किस लिए किया जाता है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, यानी कि हमारा कितना जोर का झटका लगा था, कितना आपकी इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक आया था, ये देखने के लिए। सिस्मोग्राफ मेनली कंसिस्ट ऑफ, बेटा सिस्मोग्राफ में क्या होता है, सिस्मोग्राफ में हमारे होते हैं वाइब्रेटिंग रॉड। क्या होते हैं, वाइब्रेटिंग रॉड होते हैं। इस तरीके से होता है आपका, यहाँ पे ये रॉड लगी होती है, यहाँ पे एक चार्ट होता है, और ये जिस जिस इंटेंसिटी के साथ आपका ये अर्थक्वेक आता है, यहाँ पे वो इस तरीके से लाइन बनाता है। जितनी ऊपर लाइन जाती है उतना ही वो उसकी इंटेंसिटी उतनी ही हाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following represents correct set of organism with their respective respiratory organ। हमें बताना है बेटा, यहाँ पे एक तरफ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं और एक तरफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिए गए हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब वो अंग जिससे वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, सो बताना है हमें कौन सा किसका होता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आप सभी को पता है कैसी होती है, चिकनी चिकनी सी होती है नीचे से, और वो हमारी जो आपकी बॉडी होती है उससे बिल्कुल टच होती है। तो वो किससे सांस लेती है बेटा, स्किन से। किससे लेती है, स्किन से लेती है। उसके बाद हमारा आता है कॉकरोच। कॉकरोच में बेटा आप सभी को पता है किस क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है, उनके अंदर ट्रैकियाज होते हैं जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारी लंग्स की मदद से आपकी क्या करती है, रेस्पायर करती है। इसलिए आपने देखा होगा जो डॉल्फिन्स होती है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या आती है, बाहर आती है, बाहर से आपका क्या लेता है, ऑक्सीजन लेती है, उसे स्टोर करती है और अंदर चली जाती है। और बेटा जो स्नेल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, रेस्पायर करती हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर इनटू एन आयरन रॉड। साउंड क्या करती है बेटा, आपके पानी से आयरन रॉड में जाती है, फिर उसके बाद हवा में जाती है और फिर पानी में जाती है। तो हमें बताना है साउंड पे क्या असर होगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए एक चीज समझिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगी। जो साउंड है वो हमारी 3 मीडियम से ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कौन कौन से 3 मीडियम है जिससे साउंड ट्रेवल कर सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। साउंड हमारी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। उसके पास कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए ट्रेवल करने के लिए।
चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। अब एक बात समझिए, हमारा जो सॉलिड होता है बेटा, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि साउंड्स की जो वाइब्रेशन आती है वो जल्दी 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 क्या होती है, आपकी ट्रेवल करती है। जो लिक्विड होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी दूरी पर होती हैं। दूरी पे होने की वजह से जो वाइब्रेशन इसके अंदर पहुंचती है वो थोड़ी धीरे हो जाती है। और गैस के अंदर बेटा क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसकी जो वाइब्रेशन है, यानी कि जो साउंड की ट्रैवलिंग है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं पूछूं कि आपकी जो साउंड है वो सबसे ज्यादा तेज किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, एंड देन उसके बाद गैस के अंदर हमारी होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर इनटू एन आयरन। वाटर से आयरन में जा रही है, तो वाटर क्या है, लिक्विड। आयरन क्या है, सॉलिड। जब बेटा हमारी साउंड लिक्विड से सॉलिड में जाएगी तो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है बेटा, इंक्रीज होगा, क्योंकि लिक्विड से किस में जा रही है, सॉलिड में जा रही है। और सॉलिड में हमारी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। अब उसके बाद क्या है, पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट, अब वो आयरन रॉड जो है बेटा, सॉलिड से कहाँ जा रही है, एयर। एयर क्या है, गैस है। तो बेटा जब सॉलिड से गैस में जाएगी तो क्या होगा, डिक्रीज होगी, सीधी सी बात है। उसके बाद बेटा गैस से हमारी कहाँ जा रही है, लिक्विड। वाटर क्या है, लिक्विड। यानी कि किससे जा रही है, गैस से लिक्विड में। बेटा लिक्विड में जा रही है तो हमें पता है लिक्विड में गैस से क्या होती है, स्पीड बढ़ती है, तो इंक्रीज। तो हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा इसका, इंक्रीज, डिक्रीज एंड इंक्रीज। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। ये एजर्शन देते हैं, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी कार। हमने बेटा पिछली बार भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, एक बुक थी जो टेबल पे रखी हुई थी और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा। ऐसा नहीं होता बेटा, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी भी है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स हमारा काम कर रहा होता है। हमेशा याद रखिएगा, कोई ना कोई फोर्स काम करता है। और दूसरा क्या है, फ्रिक्शन, इन्होंने कहा है फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा। बेटा अगर उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा होता तो वो जो आपकी कार है वो स्टेशनरी खड़ी भी नहीं होती। सीधी सी बात है बेटा, उसके जो टायर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसकी वजह से वो जो कार है बेटा खड़ी हुई है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। ये कहते हैं फ्रिक्शन एक्ट्स ओनली ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, केवल मूविंग ऑब्जेक्ट पे करता है, ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपकी जो चीजें स्टेशनरी हैं उनके ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एक्ट करता है। हमारे बेटा तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसके बाद आपका रोलिंग फ्रिक्शन आता है। ठीक है, एंड वन मोर फ्रिक्शन इज देयर, स्टैटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है। एक आपका बेटा इंटरनल फ्रिक्शंस भी होता है, राइट। एक आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, राइट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। अगर मैं कहूँ कि कौन से फ्रिक्शन, सबसे कम फ्रिक्शन किसके अंदर होता है, तो बेटा रोलिंग के अंदर सबसे कम होता है। तभी तो ऑब्जेक्ट हमारा फटाफट फटाफट भागता चला जाता है। और सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ होता है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, स्टेशनरी होता है। और फ्रिक्शन हमारा किस वजह से लगता है, फ्रिक्शन होता है बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, अगर ये बॉडी इस बॉडी को रोकने की कोशिश कर रही है तो इनके बीच में क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, रीना टेक्स अ प्लास्टिक बॉटल एंड मेक्स थ्री आइडेंटिकल होल्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बॉटल। रीना ने क्या करा बेटा, एक प्लास्टिक की बॉटल ली, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, एक प्लास्टिक की बॉटल ली, ठीक है। और इसने क्या करा, तीन डिफरेंट लेवल पे आपके होल्स करे, 1 2 3, इस तरीके से कर दिए। शी फिल्स द बॉटल एंड ऑब्जर्व वाटर फ्लो। अब उसने क्या करा, पानी भर दिया और उसने क्या करा बेटा, पानी को ऑब्जर्व करा। तो इसके बारे में आप क्या स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस करेक्ट होगी।
तो बेटा आपको यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए कि जितना बेटा पानी नीचे होता है उतना उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। पानी जितना नीचे होगा उसके ऊपर बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा। इसलिए जो पानी बेटा सबसे नीचे होगा वो सबसे ज्यादा दूरी पे जाके गिरता है। हमेशा याद रखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जितना डेप्थ होती है उसमें उतना ज्यादा लगता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा दूरी पे जाके गिरता है। फिर इस वाले होल से सब और कम, और जो सबसे ऊपर वाला होल होता है उससे और कम जाके ये गिरता है। इस इमेज को याद रखिएगा। तो बेटा ऑप्शन क्या है? द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल कम आउट विद द लीस्ट फोर्स एंड फॉल्स एट द मिनिमम डिस्टेंस। ओके, द वाटर कम्स आउट of all the three holes with the same force at the same distance। ये तो बेटा नहीं हो सकता, सेम डिस्टेंस पे नहीं गिरता। उसके बाद कहते हैं टॉप मोस्ट होल कम्स आउट। ओके बेटा, टॉप मोस्ट सही है, ये वाला होगा ना। टॉप मोस्ट तो ये वाला हो गया, तो ये ऑप्शन सही है बेटा। टॉप मोस्ट होल जो हो गया उससे सबसे कम फोर्स पे आएगा और सबसे कम डिस्टेंस पे गिरेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? सॉइल विद a स्लो percolation rate retains more moisture। पहले तो बेटा ये समझिए percolation rate होता क्या है। देखिए, percolation rate होता है बेटा किस रेट के साथ जो आपका पानी है वो हमारा सॉइल में से बह रहा है। किस रेट के साथ जो पानी है, वाटर है, वो सॉइल में से निकल रहा है, ठीक है, बह रहा है, उसी को हम बोलते हैं percolation rate। तो मुझे ये बताइए कि ये कहते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये कहते हैं कि वो सॉइल जिसका परकुलेशन रेट कम होगा उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, स्लो परकुलेशन रेट है, इसका मतलब पानी उसमें बेटा ज्यादा नहीं बह रहा। अब पानी ज्यादा नहीं बह रहा है तो उसके अंदर मॉइस्चर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये स्टेटमेंट तो सही है। रूट्स ऑफ प्लांट्स ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज परकुलेशन रेट। ऐसा नहीं होता बेटा कि जो रूट्स हैं, रूट्स होती हैं या ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर, इससे परकुलेशन रेट पे मतलब इंक्रीज होती है। नहीं, इससे क्या होगी, डिक्रीज होगी। और फास्ट सर्कुलेशन रेट हेल्प्स इन बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जब बेटा फास्ट सर्कुलेशन रेट होगा तो पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो पाएगा? सॉइल विद हैव लार्ज पार्टिकल्स हैव स्लो सर्कुलेशन। नहीं, जब बेटा पार्टिकल्स हमारे कैसे होंगे, बड़े बड़े होंगे तो पर उसमें स्पेस ज्यादा होगी और जो आपके पानी है वो इजीली निकल पाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट सुटेड टू मेक फ्यूज वायर। फ्यूज वायर बनाने के लिए सबसे अच्छा मटेरियल कौन क्या है? तो पहले ये समझिए फ्यूज वायर होता क्या है। बेटा ये जो फ्यूज वायर होता है ये घरों में लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है कि यदि एक सर्टेन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आए, यदि एक सर्टेन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आए तो वो वायर आप टूट जाए। क्यों टूट जाए? जिससे कि हमारे घर के जो अप्लायंसेस हैं उनमें वो वोल्टेज ना पहुंचे और हमारे जो अप्लायंसेस है वो बच जाए। अगर इस जो मैक्सिमम वोल्टेज है इससे ज्यादा अप्लायंसेस में गई तो बेटा हमारे जो अप्लायंसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। इसी वजह से इसको बोला जाता है फ्यूज वायर। अब मुझे बताइए फ्यूज वायर कैसा होना चाहिए। अगर बेटा फ्यूज वायर हमारा कैसा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो वोल्टेज हाई आने पे वो टूटेगा नहीं और वो वोल्टेज हमारी कहाँ चली जाएगी, अप्लायंसेस में चली जाएगी। तो सीधी सी बात है, जो फ्यूज वायर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हमारे बेटा करंट पास होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो रेजिस्टिविटी क्या कहती है कि रेजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी होती है जो इसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करती है, रोकती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकती है। तो बेटा अगर किसी वायर की रेजिस्टिविटी हाई होगी, अगर किसी वायर की रेजिस्टिविटी हाई होगी तो वो क्या कर पाएगा बेटा, हमारे जो हाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रोक पाएगा। तो बेटा इसमें आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि हमारा मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए और रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस
अबाउट ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। ये कहते हैं प्लांट्स के बारे में, ट्रांसपिरेशन के बारे में सेंटेंस दिए गए हैं, आप इनके बारे में बताइए। तो ट्रांसपिरेशन होता क्या है बेटा? ट्रांसपिरेशन एक वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारे जो रूट्स होते हैं, रूट्स के पास क्या होता है, हमारा पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। तो ट्रांसपिरेशन की मदद से क्या होता है, ये जो पानी होता है, ये हमारी जो प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स होते हैं लाइक लीव्स वगैरह होते हैं बेटा, वहां पे हमारा क्या है, पहुंचता है पानी। इसमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें से क्या करता है, रूट्स में से पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स करता है सक्शन पुल विच कॉज वाटर टू रीच ग्रेटर हाइट्स एंड ट्री फॉल्स। ये बात बिल्कुल आपकी क्या है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर इन प्लांट्स। बिल्कुल सही बात है बेटा, ट्रांसपिरेशन क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो बेटा इसके तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या है, सही है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इफ अ क्लॉक शोज क्वार्टर पास थ्री। बेटा अगर आपकी एक क्लॉक है, ठीक है, वो आपको क्या कितना समय दिखा रही है, क्वार्टर पास्ट थ्री, यानी कि कुछ इस टाइप से 4 3 क्वार्टर पास्ट थ्री दिखा रही है। तो यदि आप उसे एक मिरर में देखेंगे तो कैसा अपीयर होगा? तो बेटा आपको पता है जो प्लेन मिरर होता है वो लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? लेटरल इन्वर्जन, यानी कि लेफ्ट को राइट दिखाता है और राइट को लेफ्ट दिखाता है। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर आप यहाँ पे जो इस तरीके से होगा तो यहाँ पे आपका कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से, यानी कि आपका क्या होगा, 8 एंड 9। तो बेटा इसका सही आंसर होगा 3 क्वार्टर पास्ट 8। ओके, क्वार्टर पास्ट 9। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 पे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, इन्होंने कहा है हैंड्स आर डैश एंड डैश टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इन्होंने पूछा है बेटा जो हैंड्स होती हैं उनमें किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है और वो किस टाइप के एनिमल्स होते हैं बेटा। तो हैंड्स होते हैं ओविपोरस एनिमल्स। ओविपोरस एनिमल्स हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, अंडा देते हैं। ओ से याद रखिएगा, ओविपोरस जो क्या देते हैं, एग देते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है कि जब मेल और फीमेल एग फ्यूज होते हैं तो आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फ्यूजन होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। तो बेटा हैंड्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हमारा इंटरनल होता है, फ्यूजन हमारा इंटरनल होता है। जब फ्यूजन हो जाता है, जायगोट बन जाता है, उसके बाद जो अंडर हैंड होती है वो आपका जो एग होता है उसे बाहर निकालती है। तो क्या है, ओविपोरस एंड इंटरनल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन। जो हमारा बेटा टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का, वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो बेटा वो हमारा बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता और मटेरियल ऑफ बॉब नहीं डिपेंड करता। यानी कि वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है पेंडुलम के। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है। बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई √L/G। ये हमारा बेटा इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें एल लेंथ होती है, जी हमारा क्या होता है, ग्रेविटी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज मोस्ट क्रूशियल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ साइक्लोन। अगर बेटा डिजास्टर मैनेजमेंट करना है साइक्लोन का तो हमारा इसमें से कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मददगार हो सकती है। तो बेटा इसमें सबसे ज़्यादा मददगार होती है हमारी, कि हम पहले ही जो है जो फोरकास्ट कर सकें कि आपका साइक्लोन कब आने वाला है, क्या होना आना मतलब क्या होने वाला है, और उसके हिसाब से हम क्या कर सकें, अपनी प्लानिंग को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 180 किलोमीटर। जो डिस्टेंस है आपका दिल्ली और आगरा के बीच में 180 किलोमीटर है। दिल्ली एंड आगरा 180 किलोमीटर है।
सीता travels in a car from Delhi to Agra. It takes 5 hours to reach Agra. जब बेटा दिल्ली टू आगरा जा रही है तो उसे क्या लग रहा है, 5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है। While returning, if the speed of the car is 60 km/h, what is the time taken to complete the entire journey? तो देखिए एक बात समझिए भाई, जब जब वो दिल्ली टू आगरा गई उसे 5 घंटे लगे। उसके बाद क्या हुआ, वापस आते हुए उसकी स्पीड बढ़ गई, मतलब जो भी हुआ स्पीड उसकी 60 km/h थी। तो हमें टाइम बताना है पूरी जर्नी का। हमें यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम पता है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम नहीं पता। हमें पता है बेटा कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 180 किलोमीटर है, और आपकी स्पीड कितनी है, 60। तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि 3 आवर्स। उसे वापस आने में क्या लगा, 3 घंटे। तो बेटा टोटल टाइम कितना लगा होगा उसे पूरी जर्नी के अंदर, 5 + 3 8 आवर्स। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि टोटल जर्नी में टाइम कितना लगा, 8 घंटे। अब इन्होंने पूछा है बेटा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी। एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो हमें पता है बेटा एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना रहा होगा, 180 + 180, और टोटल टाइम क्या है, 5 + 3। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा आंसर 45 km/h। So option number 2 will be your right answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी जो शेप होती है वो गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करती है। कैसे, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करके। तो जो शेप होती है आरबीसी की वो कैसी होती है, हमेशा याद रखेंगे बेटा। जो शेप होती है वो आरबीसी की कैसी होती है, डिस्क शेप होती है। कैसी होती है, डिस्क शेप होती है। डिस्क मतलब सर्कल टाइप से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या पूछा गया है। बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इफ एन एक्स एंड वाई आर एलिमेंट्स। ये कहते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा अगर एक्स और वाई हमारे क्या है, एक एलिमेंट्स हैं, और उन्हें मिला के हमारा क्या बन रहा है, एक कंपाउंड बन रहा है जेड। तो देखिए कहते हैं एटम्स जो हैं एक्स एंड वाई के सेम होंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बेटा जो हमारे एक्स और वाई एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स सेम हो। तो यही हमारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एटम्स जो होते हैं बेटा एक्स और वाई के वो जेड में प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल सही बात है बेटा। जब हमारा एक्स और वाई से मिला के जेड मिल रहा है तो इसके जो एटम्स हैं वो हमें जेड में देखने को मिलेंगे। जो एटम्स होंगे एक्स वाई जेड के वो डिफरेंट होंगे, ये बात भी सही है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम्स का जेड के अंदर वो डिफरेंट होगा आपका किससे, एक्स और वाई से। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। So this is the last question बेटा। आपका लास्ट क्वेश्चन है सीमा टेक्स 4 टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज ए बी सी एंड डी। सीमा क्या करती है, 4 टेस्ट ट्यूब लेती है और उन्हें ए बी सी डी करके नाम देती है। उसके बाद उसने क्या करा बेटा, सभी सॉल्यूशंस के अंदर आयरन नील डाला और उसने चेक किया। ठीक है, तो अब उसने चेक किया कि किसके अंदर रस्टिंग हो रही है, किसके अंदर रस्टिंग नहीं हो रही। तो एक चीज तो बेटा आपको पक्का पता है कि जो टैप वाटर होता है उसके अंदर रस्टिंग तो होएगी होएगी, क्योंकि उससे एक्सपोजर मिलता है किसका, आपका ऑक्सीजन का। तो टैप वाटर के अंदर तो रस्टिंग होएगी होएगी। और एक चीज है बेटा आपका, जो आपकी ऑयल है, ऑयल के अंदर रस्टिंग नहीं होएगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या है बेटा, ऑयल की लेयर आ जाती है, चिकनी लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेटा सोडा लाइम। सोडा लाइम के अंदर भी रस्टिंग नहीं होती। ठीक है। उसके बाद आता है हॉट वाटर। हॉट वाटर में होती है रस्टिंग, लेकिन वो इतनी स्लो होती है कि दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम रस्ट होने में। तो इसलिए बेटा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इन टेस्ट ट्यूब डी आयरन नेल इज रस्टेड वेयर एज ए बी सी इज इट इज नॉट रस्टेड। सो गाइस दिस इज ऑल। आपकी जो पैथोलॉजी है उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, अलग से वीडियो लाऊंगी टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।